आइए देखते हैं कि संस्कृत शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, जब भी आप प्राथमिक कक्षा में जाओगे तो आप कक्षा में जाने से पहले आपके कुछ उद्देश्य होंगे कि हाँ, आज आप बालकों को इस 45 मिनट की क्लास में या 40 मिनट की क्लास में क्या क्या सिखाओगे या क्या उद्देश्य होगा, क्या वो व्यवस्थित परिवर्तन होगा जो आपकी इस कक्षा के बाद बालकों को प्राप्त होगा। तो आप क्या क्या उद्देश्य रख सकते हो एज ए संस्कृत शिक्षक, हम लोग उसकी बात करेंगे। और सीटेट में भी यही जानने की कोशिश करता है कि क्या आपको उद्देश्यों के बारे में पता है कि नहीं पता है। आप भाषा शिक्षण करने जा रहे हो, आपने बता रखा है कि आपको भाषा फर्स्ट में हिंदी आती है, भाषा सेकंड में संस्कृत आती है, लेकिन क्या जब आप पढ़ाने जाओगे तो आपको उद्देश्यों के बारे में जानकारी है या नहीं है। तो हम लोग जान लेते हैं कि संस्कृत शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखिए, पहला उद्देश्य लिखा हुआ है आपके सामने कि कभी आप क्लास में जा रहे हो, जब आप क्लास में जा रहे हो तो आपका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि आज आप सरल गद्यांश व पद्यांश को शुद्ध रूप से पढ़ने की क्षमता बालकों में विकसित करोगे। ठीक है, सरल गद्यांश व पद्यांश, कठिन नहीं, क्लिष्ट नहीं, शुरुआत कहाँ से होगी, सरल से होगी। तो सरल गद्यांश व पद्यांश को शुद्ध रूप से पढ़ने की क्षमता को विकसित करना, ये आपका क्या है, एक उद्देश्य है। कैसे प्राप्त होगा? तो पहले आप उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ोगे, उसके बाद आप एक क्लास के उच्चतम बालक से उसको पढ़वाओगे और तत्पश्चात सारे बालक उसको जाकर पढ़ेंगे। अभ्यास से ही यह कार्य सरल होगा। तो आपको क्या करना है, उद्देश्य रखना है कि गद्यांश या पद्यांश आपने कोई एक ले लिया और आपने उसका क्या किया, शुद्ध उच्चारण किया, आदर्श वाचन किया और तत्पश्चात क्लास के, कक्षा के उत्तम बालक से उसका शुद्ध वाचन करवाया और तत्पश्चात सारी कक्षा से आपने उसका वाचन करवाया। इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, बालकों में सरल गद्यांश पद्यांश पढ़ने की योग्यता का विकास हो जाएगा। जो दूसरा है, भावानुसार शुद्धोच्चारण का अभ्यास। अब पढ़ने को केवल पढ़ना नहीं कहते, भाव के अनुसार पढ़ना है। किसके अनुसार पढ़ना है, भाव के अनुसार कि हाँ, श्लोक कहना क्या चाह रहा है, गद्य कहना क्या चाह रहा है, और शुद्ध उच्चारण करना है। देखिए लिखा हुआ है, भावानुसार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना है। जब आप संस्कृत पढ़ रहे होते हो तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए। तो जैसे आप एक श्लोक देखते हो कि सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम। तो ये क्या है, ये एक लय पूर्वक वाचन भी है और कैसा है, भाव के अनुसार शुद्ध उच्चारण है। कहने के लिए ये भी कहा जा सकता था, सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयम चंद्रकला वसंतम, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, भाव के अनुसार शुद्ध उच्चारण करवाना है। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम। तो ये आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि बालक क्या करे, भाव के अनुसार शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करे। ये भी आपका एक उद्देश्य होगा। तीसरा क्या है, लय पूर्वक वाचन। वही जो मैंने अभी बताया आपसे कि लय के साथ, जहाँ स्वर का आरोह अवरोह है उसके साथ ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर का आपको बालक को ज्ञान करवाना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे देखो दीर्घ गया है तो आपको भी कैसा बोलना है, दीर्घ बोलना है। और जहाँ पे ह्रस्व गया है वहाँ पे भी आपको कैसा बोलना है, तो ह्रस्व बोलना है। और जहाँ प्लुत स्वर का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे आपको कैसा करना है, तो प्लुत करना है। प्लुत का मतलब क्या होता है, 3 या 3 से अधिक मात्रा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, एक या एक मात्रा काल वाला। दीर्घ का मतलब क्या होता है, द्विमात्रिक। और प्लुत का मतलब क्या होता है, 3 या 3 से अधिक मात्रा काल में उच्चारित करना। मात्रा काल का मतलब क्या होता है कि आप कितना समय ले रहे हो एक स्वर को उच्चारित करने में। अगर ह्रस्व है तो आ, ई, उ, री, ठीक है। अगर दीर्घ है तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। और अगर प्लुत है तो आ, मतलब 3 या 3 से अधिक मात्रा काल में उच्चारित करना है, तभी आपका लयपूर्वक वाचन हो पाएगा। प्राथमिक स्तर पे ही आपको उद्देश्य रखना है कि आप उसे संधि का ज्ञान करवाओ, कारक का ज्ञान कराओ, शब्द रूप का ज्ञान कराओ और धातु रूप का ज्ञान प्रदान करो। जब भी आप
कक्षा में जा रहे हो तो आपका ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि आज मैं बालकों को संधि का ज्ञान कराऊंगा। अब आप कहोगे सर ये संधि, कारक, शब्द रूप, धातु रूप क्या ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो जाएगा एक प्राथमिक कक्षा के बालक के लिए? तो नहीं, ब्रॉड नहीं होगा। यही वो चीज़ें हैं जिनके द्वारा बालक जो है वो व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करेगा और संस्कृत पढ़ना वो सीख पाएगा। तो आपका ये उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि आप बालक को संधि, कारक, शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान प्रदान कर दो। पांचवा उद्देश्य क्या लिखा हुआ है? अनुलेख व श्रुत लेख का अभ्यास करवाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए ये बॉडी आप लोगों को मिली है ना, हाथ पैर मिले हैं ना, इनसे जो काम करवाओगे वही कार्य ये करने लगेंगे। तो बालक को अनुलेख क्या होता है कि जब अध्यापक बोर्ड पे लिख रहा होता है और बालक उस चीज को देख देख के पीछे पीछे लिख रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुलेख कहते हैं। और जब अध्यापक बोल रहा होता है और बालक सुन कर लिख रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? श्रुत लेख कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया से क्या होता है? बालक के लिखने के अभ्यास की गति क्या हो जाती है? बहुत ही तीव्र हो जाती है। वो देख देख के लिखना सीख जाता है और सुन सुन के लिखना सीख जाता है। तो सुनना और पढ़ना दोनों बालक किससे सीखेगा? अनुलेख व श्रुत लेख से सीखेगा। तो आपका ये भी संस्कृत शिक्षण का एक उद्देश्य है कि आप बालकों को अनुलेख व श्रुत लेख का अभ्यास करवाएं। अगला उद्देश्य क्या है? नवीन संस्कृत शब्दों का संचयन। कोई भी भाषा जो है वो शब्दों के बिना तो अधूरी है। कई भाषा में क्या होते हैं? शब्द ही तो बहुत सारे होते हैं। तो नवीन संस्कृत शब्दों का आपको संचयन करवाना है। कैसे करवा सकते हो आप? ये उद्देश्य कैसे पूरा करोगे? तो क्या क्रिया करवाओगे? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो गद्यांश है, पद्यांश है, ये जब आप उनसे पढ़वाओगे तो नए नए शब्द उनको क्या हो जाते हैं? मिलते जाते हैं। जो आपकी पुस्तक होगी संस्कृत की, जब आप उसको पढ़वाओगे बालकों से, आप खुद पढ़ोगे, तत्पश्चात बालक पढ़ेगा तो क्या होगा? नए नए शब्द उसको संस्कृत के मिलते चले जाएंगे। और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो नवीन संस्कृत शब्दों का संचयन कर ले ताकि वो विभिन्न परिस्थितियों में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर सके। अब बात आप समझिए, सिर्फ संस्कृत के लिए नहीं है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि आप नए नए शब्दों का संचयन बालक को करवाएं। चाहे आप हिंदी का शिक्षण कर रहे हो, चाहे आप संस्कृत का शिक्षण कर रहे हो, नवीन संस्कृत शब्दों का या नवीन शब्दों का संचयन जो है आपका एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, कि संस्कृत के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना। जब तक आप रुचि नहीं डालोगे, रुचि का विकास बालकों में नहीं होगा, तब तक बालक स्वयं से नहीं पढ़ेगा। और स्वयं से जब तक कोई नहीं पढ़ेगा, जब तक स्वयं से रुचि नहीं आएगी कार्य करने की, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे व्यक्तियों को, बालकों को बता दिया जाता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत बहुत कठिन है, तो वो ऑलरेडी उनके लिए कठिन हो जाती है, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन आपको एज ए शिक्षक क्या करना है? संस्कृत के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना है। अच्छे अच्छे गद्यांश पद्यांश उनको पढ़ाने हैं, बिल्कुल लय पूर्वक वाचन करवाना है, भाव अनुसार शुद्ध उच्चारण करवाना है उनको, जिससे क्या होगा? उनके प्रति, संस्कृत के प्रति उनके मन में रुचि का विकास होगा और वे स्वयं भी संस्कृत पढ़ने के लिए क्या हो जाएंगे? प्रेरित हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और ये कार्य तो आपको करना ही करना पड़ेगा एज अ भाषा शिक्षक, कि आप जिस भी भाषा का शिक्षण दे रहे हो, जिस भी विषय को पढ़ा रहे हो, आपको उस विषय के प्रति बालक में रुचि का विकास करना पड़ेगा। तो आठवां उद्देश्य यह है कि आप बालकों में छोटे छोटे वाक्यों में वार्तालाप की योग्यता विकसित करोगे, जैसे आप, जिससे कि बालक छोटे छोटे वाक्यों में संस्कृत में वार्तालाप कर सके। तो इसके लिए आप क्या करोगे? छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करोगे। जैसे आप पूछोगे भवान कुत्र गच्छति, क्या पूछोगे? भवान कुत्र गच्छति। देखिए भवान जो है वो बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है और भवत्या जो है वो बालिकाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे बालक है कोई, तो आप पूछोगे भवान कुत्र गच्छति, तो वह छोटे से वाक्य में आपको जवाब देगा कि अहम पुस्तकालयम गच्छामि, अहम पुस्तकालयम गच्छामि। तो ये आपके संस्कृत के शिक्षण के उद्देश्य हैं जो आपके पेपर में संस्कृत में पूछे जाएंगे कि यहाँ संस्कृत शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सरल गद्यांश पद्यांश को शुद्ध रूप से पढ़ने की क्षमता का विकास आप करोगे बालकों में, भावानुसार शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास कराओगे, लय पूर्वक वाचन का अभ्यास कराओगे, संधि कारक शब्द रूप धातु रूप का ज्ञान प्रदान करोगे, नवीन संस्कृत शब्दों का संचयन करवाओगे, अनुलेख व श्रुत लेख का अभ्यास करवाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत के प्रति छात्रों में रुचि विकसित करोगे। और क्या करोगे? तो छोटे छोटे वाक्यों में वार्तालाप करने की योग्यता का आप विकास करोगे।
जाओगे। संस्कृत शिक्षण से आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं, भाषा परिवार से बनते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, ऊपर आई बटन में भी लिंक हम लोगों ने डाल दी है, तो आप जाके उसको देख सकते हो। वो पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो आपके कौशलों की बात करेंगे, जो आपके 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना व पढ़ना। इन 4 कौशलों की बात करेंगे और उसके अंतर्गत भी हम लोग जो भी क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में उसको हम लोग देखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो आप लोग बाकी लोगों को भी शेयर कर दें। और बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी हुई है, आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF से मिल जाएंगी। आप FB पे ज्वाइन कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और हम लोग मिलते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग चर्चाएँ करते रहेंगे। और इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी आप जारी रखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी लाने वाले हैं, जिसमें आपके गद्यांश व पद्यांश की प्रैक्टिस कराई जाएगी, हिंदी के गद्यांश पद्यांश की और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश की। और वैसे ही आपका ये शिक्षण वाला जो चैप्टर है ये आपका चलता रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।